नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी शक्ति हमारा ग्रह यानी कि आवर पावर आवर प्लैनेट। तो देखिए, पृथ्वी जो है, धरती जो है, वो मनुष्यों के अलावा करोड़ों जीव जंतुओं और विविध तरह की वनस्पतियों का भी घर है यानी कि गृह है। लेकिन मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तमाम तरीके से पर्यावरण को और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है और इसके ख़तरनाक नतीजे हमारे सामने हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, बाढ़ की स्थिति आए दिन हम देखते हैं, सुनते हैं। अलावा इसके ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न, बारिश का भी जो पैटर्न रहा है वो भी पिछले कुछ समय से चेंज होता जा रहा है। अभी भी अगर इन खतरों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में और भी कई बड़े खतरे दस्तक दे सकते हैं। तो पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए और अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए इसी मकसद से हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। तो किस तरह से हम अपने घर को, अपने गृह को यानी कि अपने ग्रह, अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए काम कर सकते हैं, किस तरह के स्टेप्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं इस दिशा में और सरकारें किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही हैं, सो दैट हमें पर्यावरण का महत्व समझ में आए और पृथ्वी के संरक्षण के प्रति भी जागरूकता फैले। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर IAS ऑफिसर वी सरवना कुमार जी, सेक्रेटरी एंड कमिश्नर टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। तो सर, विश्व पृथ्वी दिवस अपने आप में ही बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा अवसर है। सबसे पहले तो हम इस दिवस की प्रासंगिकता आपसे समझना चाहेंगे, किस तरह से ये डे एग्जिस्टेंस में आया और आज के समय में कितना इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आपने बताया मैडम, ये जो ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो ये US में कुछ एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, जनरल पब्लिक ने, तो इसका महत्व 1960 में ही इसका समझ उनको आई है और उसके बाद एक आंदोलन के रूप में इसको चालू किया गया था जी। फिर एज अ टीम वर्क, एज एन NGO, इन्होंने एक वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में इसको मनाने का प्रयास किया था और 1970 में शुरुआत हुई थी इसको। तो 22 अप्रैल उनका शुरुआत का दिन था और उस दिन उन्होंने बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बिलियंस ऑफ कंट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे आपने बताया ना, 193 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स लिया था और क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन के ऊपर काम करने के लिए इस दिन को चुना गया था। तो इसीलिए ये अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल। जी सर, तो अगर पुराने समय की तुलना में हम आज के समय की बात करें, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग भी सामने आई है, तो इसका सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाता है आज की तारीख में। बिल्कुल मैडम, ये तो थिंकिंग जो है, इसका प्रोसेस जो है, ये हर एक के मन में शुरुआत से ही था कि एक जो हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है ये तो ख़त्म होना ही है। तो इसमें तो ये अनएंडिंग रूप में तो इसको तो अपन यूज़ में लिया नहीं जा सकता है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, हर तरह का पोल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड, वाटर, एयर, हर लेवल पर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसके कारण अर्थ के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो नाम लेते हैं, तो वो आकर के हमारा जो हीट को ट्रैप करता है अर्थ के अंदर, इसको जो हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में समझते हैं। जी, और ये ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट ग्लोब को, अर्थ को ही इम्पैक्ट करता है और एक कंट्री का मतलब विशेष नहीं है, ये पूरा ग्लोब में ये इसका जो महत्व समझना ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे आपने बताया, तो हर तरह का क्लाइमेट में जो चेंजेस हमको देखने में जो आजकल जो दिख रही है, जैसे आपने कहा कि रेनफॉल का पैटर्न ही चेंज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनामीज आपको देखने को मिल रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स हो रही है। तो ये सब जो है, जनरल टेम्परेचर जो है ग्लोब का वो भी बढ़ गया है और एयर पोल्यूशन इतना हाई है, तो वो भी एक हेल्थ कंसर्न का इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब देखते हुए हमको ये क्लाइमेट चेंज में हमको इमीडिएट एक्शन आज तो लेना है। पॉपुलेशन तो आप देख ही रहे हो, ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ भी गया है और जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। इतना ही रिसोर्सेज है हमारे पास, ज़्यादा है ही नहीं, और इसके अंदर से हमको एनर्जी को कंजर्व भी करना है, एनर्जी को रिप्लेस भी करना है, सब कुछ करना है। तो ये सब देखते हुए हमको ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में आज के जो दिन है, तो आज नहीं, 1970 से ही इसका कॉन्सेप्ट तो चालू हो ही गया है और ग्लोबल इनिशिएटिव्स कहीं हुई है इसके ऊपर और कंट्रीज़ ने मिल करके, एक साथ मिल करके हम इसको कैसे मिटिगेट करें, कैसे इसको कम करें ग्लोबल वार्मिंग को, इसके लिए इन्होंने कई तरह का मतलब इनिशिएटिव्स लिया है। जी सर, तो इस साल की जो थीम है वो है आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह।
और हमारा ग्रह, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ हमारा गृह भी है, वही हमारा ग्रह है। तो इस थीम की प्रासंगिकता क्या है, इस थीम को हम किस तरह से समझ सकते हैं? क्या इस थीम के ज़रिए रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है? बिल्कुल। जो इस साल का जो अप्रैल 22 जो है, तो इसका थीम इन्होंने जो डिसाइड किया है, आवर पावर आवर अर्थ, हमारी शक्ति हमारा प्लैनेट, प्लैनेट, ये लिया है। तो इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं साहित्य के रूप में अगर समझें कि एनी एनर्जी दैट यू डिराइव, ये तो यहीं से ही लिया हुआ है, तो ये कॉस्मिक एनर्जी के रूप में भी आप समझ सकते हो। लेकिन उनका जो सोच था रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इस साल का थीम बनाया हुआ है। तो डिसाइड इन्होंने ये किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी हमको ट्रिपल करना है बाई 2030। ये टारगेट अचीव करने के लिए इस साल इन्होंने ये थीम लिया है, आवर पावर आवर प्लैनेट आवर अर्थ करके। सो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इस साल फोकस है। रिन्यूएबल एनर्जी जो अभी जो प्रेजेंट स्टैंडर्ड्स है, इससे 3 गुना बढ़ना है, तो 3 टाइम्स इसको करना है बाई 2030। ये टारगेट है और ये थीम है जी। तो इस दिशा में आम इंसान किस तरह से आगे बढ़ सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात होती है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनके संरक्षण की भी हम बात करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग सेमिनार्स या इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में चर्चा करना, ऑन ग्राउंड जा कर के आम इंसान क्या कर सकता है? आम इंसान कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है मैडम। एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट। हर एक इंसान इसमें अपना अपना रोल, दायित्व निभाए, तभी इसका मतलब कोई रिजल्ट आगे आकर के हमको मिलेगा। एक एक इंसान मतलब शुरुआत के लिए तो मैं इतना बोलूँगा कि शुरुआत में प्लास्टिक्स आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले घर के अंदर आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, अननेसेसरी लाइट ना चला लें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबसे पहले मैम जी। तो उसके बाद अननेसेसरी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, तो ये सब ना यूज़ में लिए हैं। ऑर्गेनिक सामान खरीद लें, ऑर्गेनिक सामान मतलब घर के अंदर ही आप एक किचन गार्डन चला लें। ये छोटे छोटे चीज़ें से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सरकार को ही करना है, हर एक इंसान को अपना अपना दायित्व भी निभाना ज़रूरी है। छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे घर है, हमारा भी घर है, आप सोलार के रूप में आप कुछ कन्वर्ट कर सकते हो। सोलार में तो सरकार के रूप में मदद बहुत मिलता है, सब्सिडीज़ बहुत मिलता है। आप 50% ऑफ योर कंजर्वेशन जो कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन है, आप अपना घर का सोलार में कन्वर्ट कर सकते हो। सोलार इतना मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में तो ये महत्वपूर्ण मतलब भूमिका सोलार आजकल निभा रही है। सरकार भी बड़ा बड़ा प्लान्स ज़रूर लगा रही है। जैसे राजस्थान के अगर बात करें कि एक बदला में सबसे लार्जेस्ट सोलार पावर प्लांट राजस्थान के अंदर ही है। इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था कि फॉसिल फ्यूल से, कोल से, अपन करंट से मतलब कोल को बर्न करते हुए हम बिजली बनाते हैं। तो ये इसको मतलब 50% अपन अभी इंडिया का जो स्टेटस अगर बता दें आपको कि 46% हम सोलार में अभी तक हम ला भी गए हैं। और चाइना, यूएसए हमसे भी आगे हैं। हमको भी आगे जा करके इसको और बढ़ाना है। फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी कम करते हुए हमको सोलार, विंड, जियोथर्मल एनर्जी, इसके डायरेक्शन में हमको जाना जरूरी है, तभी हम एनर्जी कंजर्व कर पाएंगे। और आगे के ज़माना जो आने वाला है तो उसके लिए भी हमारे पास पर्याप्त एनर्जी तभी होगा जी। जैसे फॉसिल फ्यूल की भी आपने बात की, आज के दौर में भी कई बार हम गांव के एरियाज़ में अगर जाते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर फॉसिल फ्यूल का ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ऐसे में लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से ही आप एसोसिएटेड हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंटल इशू जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है आज की तारीख में और उसको एड्रेस करना, उसके बारे में बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है आपकी नज़र में? सिटीज़ की बात करें या ग्रामीण एरिया की बात करें तो दोनों में पोल्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है मैम। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो खतरनाक चीज़ अपने सामने जो दिखती है वो पोल्यूशन ही है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो मतलब आप पानी भी आपका जो है जो पीने हैं तो वो पानी में भी पोल्यूशन है, कंटामिनेंट्स है। कहाँ से आती है? फैक्ट्रीज से आती है। आपका खेती में जो आप यूज़ करते हो इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, इसके रूप में भी वो पानी में मिक्स हो जाता है। केमिकल्स, अन्य तरह का भी केमिकल्स है। आप गाड़ी चला रहे हो तो इससे जो निकलता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस जिसका नाम बोलते हैं, जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, फ्लोरोकार्बन्स है, एसी से जो निकलता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, तो ये सब जो है तो ये खतरनाक चीज़ें हैं। तो ये पोल्यूशन है। पोल्यूशन एयर में फैलाता है। एयर में फैलाने के बाद क्या होगा? लॉन्ग टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो है इंसान में दिखता है। तो जैसे आस्थमा, बहुत जल्दी मतलब डायबिटीज़ भी इसका मतलब ये कहते हैं कि पोल्यूशन भी एक कारण है अर्ली डायबिटीज़ का, ये भी है। हार्ट अटैक्स है। तो ये सब जो है ये पोल्यूशन के रूप में मतलब पोल्यूशन ही हमको मतलब ये कारण बन रही है कि हेल्थ हज़ार्ड्स बहुत
बढ़ रही है इसके कारण। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पोल्यूशन को एड्रेस करना हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारी डिपेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, देखा जाए तो उनके ऊपर एक दबाव जो है वो बढ़ रहा है। फॉसिल फ्यूल की भी जैसे आपने बात की, कोयले की आपने बात की, तो ये लिमिटेड ही हैं, एक ना एक दिन ये भी ख़त्म होने वाले हैं। इसके बदले जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनके बारे में आपने जिक्र किया, उनका इस्तेमाल होना शुरू होगा और सरकारें इस दिशा में काम कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो जनसंख्या है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उसका जब दबाव बढ़ता है, जब ज़्यादा जनसंख्या होती है, तो पृथ्वी को हर तरह से नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम, लिमिटेड रिसोर्सेस है, इतना ही रिसोर्सेज है। अर्थ तो एक पॉकेट है, एक अलग मॉड्यूल है, इसके अंदर जो रिसोर्सेज है उतना ही है हमारे पास। वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से डेवलप होते हुए, जैसे डीजल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हो, ये सब जो है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो पहले जो अपना अर्थ का जो वेस्टेजेस है तो वो कंप्रेस होते हुए हमको मतलब ये सब मिला हुआ है। लेकिन ये अनलिमिटेड रिसोर्स तो है ही नहीं, और इसी को मतलब हमको यूज़ में लेना ही है। इतना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जनसंख्या कम करने का तो मतलब प्रयास सरकार ने तो कभी काफ़ी टाइम पहले से कर रही है। B2R2 का जो पॉलिसी अपन जो लिया है तो वो इसी तौर पर है कि पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखना भी एक महत्वपूर्ण काम है, और हमारा जो कंट्री है तो पॉपुलेशन कंट्रोल में काफ़ी अच्छा काम कर चुका है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल महत्वपूर्ण है और लिमिटेड रिसोर्स है, इसको समझ करके हमको आगे बढ़ना है। जी, लिमिटेड रिसोर्सेज की आपने बात की, जिस तरह से ओवर द ईयर्स या पिछले दशकों में हमने देखा है बायोडाइवर्सिटी का जिस तरह से लॉस हो रहा है, उसका ह्यूमन हेल्थ के साथ भी एक कनेक्शन है। इस कनेक्शन को कैसे देखते हैं आप? मैडम, पॉपुलेशन बढ़ने का जो मेजर रिजल्ट ये है कि पॉपुलेशन जब बढ़ता है आबादी बढ़ता है। जब आबादी बढ़ता है आपको फॉरेस्ट एरियाज़ को काटना पड़ जाता है, ट्रीज़ को काटना पड़ जाता है। आपको आबादी बढ़ता ही है, आबादी बढ़ता, हर एक इंसान को घर चाहिए ही है। तो इसमें क्या हुआ, तो ट्रीज़ को काटना, तो ये सब जो हुआ तो है, तो ये इसको मतलब अपन आगे जो जा करके हमको अफॉरेस्टेशन में कई काम हमको करना होगा। तो ये वर्ल्ड अर्थ डे में एक कॉन्सेप्ट और भी है, एक कैनोपी करके एक कॉन्सेप्ट है। कैनोपी का मतलब ये हुआ अफॉरेस्टेशन, जितना मतलब ट्रीज़ आप प्लांट करोगे उतना ही आपका आगे जा करके फ़ायदा मिलेगा। जो वाटर साइकिल है तो इसको मेंटेन करना है दुनिया में। वाटर साइकिल क्या होता है, जो ज़मीन से जो वाटर एवापोरेट होता है ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनता है, फिर वो रेन से आती है, और ये कहाँ से होती है, और ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होता है, हमारा ऑक्सीजन पैदा होता है ट्री से पैदा होता है, और कूलिंग भी ट्री से ही मिलेगा आपको। तो इसके कारण अपन को अफॉरेस्टेशन में बहुत बड़ा काम हमको करना होगा। पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर है, आप सही कह रहे हो, लेकिन इसको कंट्रोल में रखना भी हमारा कंपलसरी काम है। तो जैसा आपने कहा कि एफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आबादी बढ़ रही है तो हमें शहर बढ़ाने पड़ते हैं, सरकारें भी इसमें क्या कुछ कर सकती हैं। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर हम भी प्लांटेशन की तरफ ध्यान दें और इस दिशा में हम आगे बढ़ें, अगर हर इंसान ये सोच ले कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम 10 पेड़ भी लगाए, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे कंट्रोल पाया जा सकता है, एटलीस्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल मैडम, हमारा जो राजस्थान सरकार की अगर बात करें मैडम, लास्ट ईयर अपन ने एक कार्यक्रम चालू किया था, हर घर में एक पेड़ जी। तो लाखों में मतलब हमारा अफॉरेस्टेशन का कार्यक्रम हुआ है। एवरी हाउस मस्ट हैव अ ट्री, कंपलसरी प्लांटेशन किया। ऐसे नहीं है कि एक बार आपने प्लांट कर दिया छोड़ के निकल गया, उसको पालना भी है आपको। हर साल उसको फोटोग्राफ खींच करके आप सरकार को, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान भी शुरू किया। एक पेड़ माँ के नाम एक बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ है, तो हर एक इंसान ने किया भी है। और टारगेट्स अगर देखें तो लाखों में पेड़ राजस्थान में मतलब अफॉरेस्टेशन के रूप में किया है, और हर साल कर रहा है। ऐसे नहीं कि एक साल करके छोड़ दिया है, हर साल इसका एक्टिविटी मतलब ये कंटिन्यूस एक्टिविटी कर दिया है सरकार ने। अफॉरेस्टेशन में बहुत ज़्यादा फोकस है आज के ज़माने में जी। तो ये तो सर अपने एंड से भी कोशिश करने की बात है, और जितना ज़्यादा हम जागरूक होंगे उतना ज़्यादा ही हम इस दिशा में काम भी कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य के साथ हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1970 में माफ़ कीजिएगा इसकी शुरुआत हुई, और इस साल हम इसकी 55वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। तो एक आम इंसान होने के नाते और इस पृथ्वी के वासी होने के नाते छोटी छोटी कोशिशें जो हैं वो हम कर सकते हैं। इसी बारे में हमसे बात कर रहे हैं। आज शो में हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर IAS ऑफिसर वी सरवना कुमार जी, सेक्रेटरी एंड कमिश्नर टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और सरकारें इस दिशा में क्या काम कर रही हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसके बारे में सर हमें विस्तार से बता रहे हैं।
सर सरकारों की बात हम करते हैं और आए दिन होता क्या है कि हम दोष देने लगते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इंसान अपने स्तर से क्या करे कि जो कार्बन फुटप्रिंट हम छोड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, उस कार्बन फुटप्रिंट को तो कम करना हमारे हाथ में है। तो ऐसी कोई टेक्निक, ऐसे रास्ते, ऐसे उपाय, ऐसी तरकीबें जिससे इस कार्बन फुटप्रिंट को हम कम कर सकें अपने लेवल पे। बिल्कुल मैम, मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, ये ग्लोबल वार्मिंग नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमको शुरुआत में ही ओजोन डिप्लीशन समझ में आई थी, ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया था। तो 1970 में तो ये अर्थ डे चालू हुआ था। तो उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर, यूनाइटेड नेशंस की लेवल पर कई थीम्स में कॉन्फ्रेंसेस हुई है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है जिसको। तो शुरुआत में आप देख लीजिए, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करके एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई थी। तो फिर उसके बाद एक कोयोटो प्रोटोकॉल में मोर देन 190 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किया था। फिर यूएन कन्वेंशन हुई थी, यूएन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो 21 है, COP 21 करके। फिर उससे आगे बढ़ते हुए रिसेंटली अभी पेरिस एग्रीमेंट हुई थी 2015 में। तो ये कंट्रीज़ अपने आपस में मिल करके, यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में कंट्रीज़, मतलब मोर देन 190 कंट्रीज़, इन टू बी प्रिसाइज 196 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और साइन किया है। साइन क्या किया है, हर कंट्री ने अपना अपना कमिटमेंट बताया। कमिटमेंट क्या बताया, हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल इतना कम करेंगे, हम हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का इतना मतलब हम बढ़ाएंगे। ऐसे कमिटमेंट खुद ने दिया, कंट्रीज़ ने खुद ने दिया, और ये एवरी 5 ईयर्स मॉनिटर करने के लिए भी अपने आप साइन भी किया है। एक लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क हो गया है ये। तो हम करेंगे। तो डेवलप्ड नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस, इसके बीच में भी कुछ डिसीजंस हुई थी। तो डेवलप्ड नेशंस को ये दायित्व दिया गया है कि डेवलपिंग नेशंस को आपको मदद करना है। कैसे करना है, तो आप सोलार एनर्जी वहाँ पर इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे, सब्सिडाइज करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, फिनेंशियल सपोर्ट करेंगे। सो इंटरनेशनल लेवल पर इसके जो ऊपर क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कहीं एक्शंस हो ही रहा है और कंट्रीज़ कमिटेड काम कर रहे हैं। कंट्रीज़ ने साइन किया है जाकर के, इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी, हम सब ने जाकर के साइन करके, हमने खुद ने बताया कि हम इतना कम करेंगे, उतना कम करेंगे। तो 50% हमारा टारगेट था इंडिया का, 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाएंगे। ऐसे ही चाइना ने कुछ बताया है, USA ने कुछ बताया है। ऐसे बढ़ते बढ़ते तो हम आगे जा करके हम ये चाहते हैं कि वी अंडरस्टैंड इट इज़ अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट। एक कंट्री काम करने से कुछ नहीं होगा, ऑल द कंट्रीज को मिल के कुछ करना है। तो अपना अपना कमिटमेंट के रूप में आप बताएं और हम इसको मॉनिटर भी करेंगे। सो इंटरनेशनल लेवल पर इसका ज़रूर यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में ये सब कुछ मॉनिटरिंग भी हो रही है और इसमें हम आगे अच्छा बढ़ेंगे, मेरा विचार है। तो ये मैं समझता हूँ कि कंट्रीज़ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना जो कमिटमेंट में अगर रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग ज़रूर कम होगा। टारगेट भी उन्होंने ये रखा है कि 2% प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो जितना टेम्परेचर था अर्थ का, उससे 2% कम करना हमारा टारगेट रखना चाहिए। और ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्रीज तक अगर बढ़ता है तो वो चलेगा। तो ये हमारा जो है सोच है, तो उसके डायरेक्शन में हम सब चल रही है। और बस यही है कॉन्सेप्ट, कुल मिलाकर के इसको कम करने का तरीका, बहुत कम यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड मोर यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे मैंने बताया कि सोलार हुआ, विंड हुआ, जियोथर्मल हुआ, तो ये तीनों में अगर आप फोकस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका डिपेंडेंसी कम हो जाएगा फॉसिल फ्यूल्स का और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। जो कि हमारी थीम भी है कि हमारी शक्ति हमारा ग्रह, और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम बात भी कर रहे हैं। आपने कहा कि जो तमाम दुनिया के देश हैं वो साथ में मिल करके इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू है और इसे कर्ब करने में ऑब्वियसली बहुत ही साल जो हैं वो भी लग जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है सर कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें, अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें, एंड देन वी टॉक अबाउट डेवलपिंग नेशंस जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तो इन कंट्रीज़ में आप किस तरह का फ़र्क देखते हैं जब इस तरह के प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात आती है? क्योंकि हम अभी भी बहुत बेसिक चीज़ों के लिए हम फाइट कर रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी चीज़ों को समझना भी नहीं चाहते। ऐसा ही कह रहे हो मैम। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो उनका जो है, उनको तो डेवलप होना ही है, इंडस्ट्रीज़ लगाना ही है। बस ये है कि डेवलप्ड नेशंस को ये दायित्व दिया है कि इन लोगों को आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स करोगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में करोगे। इंडस्ट्रीज़ भी कैसे लग सकता है, रूटीन पावर यूज़ ना करते हुए, सोलार पावर यूज़ करते हुए इंडस्ट्रीज़ कैसे लगेगा। तो न्यू डेवलपमेंट में उनको लाना है, पुराना स्टाइल में नहीं जाना है उनको। तो इस दिशा में आप मदद करोगे, ये भी एक दायित्व इस प्रोटोकॉल में दिया हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट में ये भी एक एजेंडा है कि डेवलप्ड नेशंस डेवलपिंग नेशंस को मदद करके उनको भी डेवलप करेंगे इस दिशा में।
इस दिशा में। सो इसमें कोई टेंशन नहीं है कि इकोनॉमिक्स तो ज़रूर है, तो कंट्रीज़ अपना अपना डेवलपमेंट तो ज़रूर देखेगा, बस देखना एक बात अलग बात हुई है, लेकिन देखने के साथ साथ आप न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ोगे। जी जी। तो क्या पिछले कुछ सालों में ऐसी रिसेंट एडवांसमेंट्स हुई हैं, कुछ पॉलिसीज़ लागू हुई हैं जिनको देख कर के आपको भी होप जगती है कि ये बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, इसका निदान हमें मिल सकता है? मैम, फिनेंशियल साइड में अगर देखेंगे, कार्बन क्रेडिट्स एक बात आपने जो बताया था, कार्बन क्रेडिट्स ये होता है आप जितना रिडक्शन करोगे उसको आपको क्रेडिट्स मिल सकता है, उस क्रेडिट में टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। सो इंडस्ट्रीज अगर कार्बन क्रेडिट कम करते हुए दिखाएंगे उनको टैक्स क्रेडिट्स मिलता है। डेवलप्ड नेशंस में एक पॉलिसी बनाया है, कंट्रीज़ भी अपने आपस में ये भी एक तय किया है, सामान भी उस इंडस्ट्री से खरीदेंगे जहाँ पे ये सब यूज़ हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए हुआ प्रोडक्ट्स का महत्व ज़्यादा है, उनसे ही खरीदेंगे। तो ये सब जो है एक स्ट्रेस है, एक प्रेशर डाला हुआ है कि आप पुराना चीज़ों में मतलब मत जाइए और नया तरीका अपनाते हुए आप अपना काम आगे बढ़ा दो। तो ये ज़रूर है, बस कंट्रीज़ अपना अपना जो है देख ही रही हैं, और कंट्रीज़ इंसेंटिव्स बहुत दे रही है, कार्बन क्रेडिट्स के लिए भी इंसेंटिव्स बहुत दे रहे हैं, और इंसेंटिव्स के रूप में इंडस्ट्रीज़ अपना अपना बढ़ाएंगे। जी। सस्टेनेबल लिविंग की हम अगर बात करें तो मुझे लगता है एनवायरमेंटल इशू जो हैं उनको बहुत हद तक उनसे निजात पाई जा सकती है। जैसे किसी एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना, ऐसी चीज़ें ख़रीदना जिनको हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकें, या फिर एक सिद्धांत है मिनिमलिज्म का कि आप जितने ज़्यादा मिनिमलिस्ट होते हैं उतना ज़्यादा पृथ्वी पर से बोझ भी आप कम करते हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं जो सस्टेनेबिलिटी से या मिनिमलिज्म से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये चीज़ें एक्सेसिबल हों और आम जनता को, आम पब्लिक को भी समझ में आए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? हम सबसे पहले व्हीकल्स की बात करते हैं। अपन व्हीकल्स जो हैं हर घर में आज के ज़माने में 2 टू व्हीलर है, 2 कार्स है, तो ये सब जो है, तो मिनिमलिज्म आपने कह ही दिया है, तो मिनिमलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा ही। कोविड ने अपन को सिखाया था कि एक इंसान को जीने के लिए कितना चाहिए होता है, बेसिक चीज़, बस उतने में जीना संभव है, और ये आपका दायित्व भी है, आपका जिम्मेदारी भी है कि आप इंसान अपना अपना घर को संभालोगे, देन एज अ कंट्री इट विल डेवलप, देन एज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट ये डेवलप होगा। तो आप छोटे छोटे चीज़ें हैं, अगर आप दुकान में जा रहे हो तो दुकान में जाने के लिए पैदल भी जा सकते हो, कि कोने में जो दुकान है तो उसके लिए भी आप अपना 2 व्हीलर इस्तेमाल कर रहे हो, अपना कार इस्तेमाल कर रहे हो, इसको कम करो। तो बैटरी बेस्ड व्हीकल्स आजकल आई हुई है, हाइब्रिड व्हीकल्स आई हुई है, तो उसका यूज़ में ले लीजिए। बैटरी व्हीकल्स का मतलब आगे तो मतलब ज़माना ही बैटरी व्हीकल्स का चलेगा। तो इस तरह का छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे घर पे प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम करो, तो बिजली का इस्तेमाल कम करो, यूज़ कम करो, एसी का यूसेज कम करो। ये सब आप अपना अपना घर पे अगर करना शुरू करेंगे तो ये आपका जिम्मेदारी, मतलब मैं समझता हूँ आप अपना जिम्मेदारी निभा रहे हो। जी। और ऑल्सो जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ जाने पर हम कार पूलिंग कर सकते हैं, एक ही जगह से आ रहे हैं तो एक साथ 4 लोग भी कार में बैठ करके आ सकते हैं। जैसे बीते कुछ सालों में दिल्ली में इस इनिशिएटिव को लिया गया था, कार पूलिंग की बात हम करें। मैं यहाँ पर स्पेशली यूएई को मेंशन करना चाहूँगी, दी यूएई। वहाँ पर क्लाउड सीडिंग का एक कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ, क्योंकि यूएई जो है वो माना जाता है डेजर्ट एरिया है, लेकिन क्लाउड सीडिंग करके भी वहाँ पर बारिश कराई जाती है और अच्छी पैदावार भी करा रहे हैं, अच्छी खेती भी हो रही है। तो क्या इस तरह के इनिशिएटिव्स हमारी कंट्री में पॉसिबल हैं? मैम, पॉसिबिलिटी जहाँ तक क्लाउड सीडिंग की बात है उसमें दोनों तरह का डिस्कशंस है। क्लाउड सीडिंग सिल्वर नाइट्राइट करके एक कॉन्सेप्ट है, एक मॉलिक्यूल्स है, तो उसको स्प्रे किया जाता है क्लाउड्स में, और क्लाउड्स इमीडिएटली ठंडा होते हुए उसको आयॉन्स का जो चीज़ें हैं तो वो मिलते हुए वो रेन इमीडिएटली देता है। दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, इमीडिएटली मतलब आपको रेन चाहिए तो ये हो गया है, बट दिस इज़ नॉट अ कंपलसरी कॉन्सेप्ट। अब एवरीबडी को मतलब हर एक को अपनाना है तो ऐसे कुछ नहीं है। तो बेटर सोल्यूशन ये है, आप प्लांटेशन बढ़ा दो, अपने आप क्लाउड्स आएगा, अपने आप ठंडा पड़ेगा, अपने आप मतलब रेन्स मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो आपको क्लाउड सीडिंग में नहीं मिलने वाला है, नंबर 1। नंबर 2 है, तो आप इंडिविजुअली अगर आप सोचें, अफॉरेस्टेशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉरवर्ड। अफॉरेस्टेशन जितना आपने ट्रीज़ काटा है तो उतना आपको बढ़ाना पड़ेगा। अफॉरेस्टेशन बढ़ाओ, हर लेवल पर बढ़ाओ, हर घर में हर इंसान को मतलब एक एक पेड़ बना करके मतलब लगाते हुए आप उसका मतलब देखभाल करते हुए बना दो, तो आप अपना कंट्री को भी बढ़ावा दे सकते हो। इस तरह का मतलब क्लाउड सीडिंग इज जस्ट नॉट अ कॉन्सेप्ट। क्लाउड सीडिंग तो यूएई करेगा, यूएई इसीलिए कर रहे हैं कि इमीडिएट रेंज की जरूरत पड़ती है उनको, इतना ज़्यादा टेम्परेचर्स है, तो क्लाउड सीडिंग एज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट तो नहीं डेवलप हो सकता है। और हम अभी भी लेकिन मौसम के भरोसे रहते हैं। हाँ बिल्कुल जी, कि जब मानसून आएगा तब हमारे यहाँ दैट विल हैव इट्स ओन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। अगर आप नेचर को डिस्टर्ब इस तरह का करने लग जाएंगे, या ना इमीडिएटली क्लाउड्स और रेन्स अगर आप इमीडिएटली लाना चाहेंगे, देन देयर विल बी अदर इम्प्लीकेशंस ऑल्सो। अगर आप देखेंगे दुबई में फ्लड्स हुआ था
जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ऑफ क्लाउड सीडिंग इमीडिएटली। तो इसीलिए कह रहा हूँ, तो नेचर को मतलब इस तरह का डिस्टर्ब ना करें और नेचर को मतलब अपने तरीके से ही, नेचर की तरीके से ही अपन को जाना चाहिए। तो इमीडिएट सोल्यूशंस तो नेगेटिव ही जाएगा। जी, तो सर क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, यहाँ हम ये भी आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से कि आम आदमी तक स्वच्छ जल, साफ भोजन जो है वो पहुंच सके, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। मैम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहीं इंसेंटिव्स देता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, उसका सर्टिफिकेशंस होती है। अगर 10 ईयर्स आपने अपना खेत में कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड नहीं डाला है, देन ऑटोमेटिकली आपका खेत का मतलब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल सकता है। ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स अभी आज के ज़माने में थोड़ा सा कॉस्टली है, तो रूटीन टमाटर से ज़्यादा महंगा बिकता है ऑर्गेनिक वाला। बट मैं कहता हूँ मैडम, क्यों ना एक किचन गार्डन अपना घर पे ना लगाए। छोटी सी ज़मीन है आपको पास, चलेगा। तो फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हो तो वहाँ भी मतलब टेरेस में टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं लोग। तो ये सब भी मतलब एक तरीका हो सकता है। आप अपना वेजिटेबल्स खुद उगाएं, खुद खा लें, ये भी एक हो सकता है। जापान वगैरह में तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो बिल्डिंग्स में मतलब अपना वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, ये सब संभव है। तो एज अ कॉन्सेप्ट मैं कहता हूँ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूसेज तो कम करना ही होगा, और गवर्नमेंट उसको इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं। जिस खेत में नहीं यूज़ हो रही है उनका इंसेंटिव्स भी बहुत दे रही है। कहीं कॉन्सेप्ट्स हैं, कहीं मतलब स्कीम्स है जिसमें सरकार उन लोगों को मदद कर रहा है। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमें इस वक्त देख रहे हैं और वो फ्यूचर इको लीडर्स भी हो सकते हैं, इको सिस्टम को बचाने के लिए बहुत काम करेंगे। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच रख लो। आप जो भी चीज़ आप इन्वेंट करना चाहेंगे, जैसे भी ज़िंदगी जीना चाहेंगे, आप उसको सस्टेनेबल रूप में देखो और इसको मतलब कंटिन्यूसली अपन कैरी ऑन कर सकते हैं क्या, ये देश दुनिया के लिए कुछ अच्छा पैदा हो सकता है क्या इसके कारण। ऐसे आप अपना सोच रखिए और अपना आम जीवन पर आप ये सब इस्तेमाल करते हुए करिए। शुरुआत के लिए तो मैं इमीडिएटली दोबारा कह रहा हूँ, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, प्लास्टिक का यूसेज सबसे पहले। घर के अंदर तो हम कई चीज़ें कर सकते हैं मैडम। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है, तो वेस्ट जो है, जो अपन जो मिट्टी में जो डाल रहे हैं प्लास्टिक है, तो उसके कारण कितना नुकसान हो रही है, ज़मीन का भी नुकसान हो रही है, सी मतलब कंटामिनेट हो चुका है प्लास्टिक से। माइक्रो प्लास्टिक्स एक बहुत बड़ा चिंता है हमारा। फॉसिल फ्यूल अलग चीज़ हुई है। स्टबल बर्निंग की बात करो, स्टबल बर्निंग करते हैं, खेत में मतलब जला देते हैं आग, तो उससे पोल्यूशन बढ़ता है, पराली जिसको कहते हैं। पराली कहते हैं। तो ये सब जो है, तो छोटे छोटे चीज़ें में अगर हम बदलाव ला सकते हैं, ला भी सकते हैं, लाएंगे भी, और ये सब होने के बाद मैं समझता हूँ कि अपना पोल्यूशन लेवल्स भी कंट्रोल हो जाएगी, अपना ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर्स भी कम कर सकते हैं या फिर मिनिमल लेवल्स पर ला सकते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में हम चल सकते हैं आगे। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की और किस तरह से हम अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम काम कर सकते हैं अपने लेवल पर। सरकारें क्या कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इन तमाम बातों पर आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से भी इजाज़त लेंगे इस वक्त। तो विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लैनेट। और विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हम सबको मिलजुल करके पर्यावरण संरक्षण के लिए और पृथ्वी को बचाने के लिए इनिशिएटिव्स लेने होंगे, आगे बढ़ना होगा, इस दिशा में हमें काम करना होगा। तभी हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को, जो आने वाली पीढ़ी है, उन्हें एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ माहौल दे सकेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त अनामिका को। देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।